हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2015 प्रीवियस ईयर पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। ईवीएस की क्लास है, वहाँ पे एक टीचर हैं जो एक कुछ क्वेश्चंस के द्वारा अपनी क्लास को स्टार्ट कर रही हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं पूछा जाना चाहिए था या जिसे पूछने की कम ज़रूरत थी। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। दूसरा है, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। तीसरा है, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। और चौथा है, प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। तो किस टाइप का क्वेश्चन था जो कम प्राथमिकता वाला है? तो पहला ऑप्शन जो है उसे आप देखिए ध्यान से, उसमें लिखा है चिंतन सीमित किया जा सकता है। मतलब कि आप बच्चों की सोचने की जो शक्ति है या क्षमता है उसको सीमित करना चाहते हैं। ये नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो पॉजिटिव हैं और आप देख सकते हैं कि सेकंड वाले ऑप्शन में चिंतन उद्दीप्त किया जा रहा है, मतलब चिंतन को बढ़ावा दिया जा रहा है। थर्ड ऑप्शन है, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगा रहे हैं, क्यूरियोसिटी अराउज करने की बात की जा रही है। और फोर्थ जो ऑप्शन है वहाँ पे प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद कर रहा है, मतलब जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में वो प्रश्न कुछ जानकारी बच्चों को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह कोई एक्टिविटी की जा रही है और एक्टिविटी के लिए टीचर्स ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप बनाने के लिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को इन 4 ऑप्शन में से चुनना है कि भाई क्या चीज़ सही होगी ग्रुप बनाते समय। पहला है, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। दूसरा ऑप्शन है, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। और तीसरा है, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। और चौथा है, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। उसका कारण ये है कि अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन पे जाते हैं, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, तो ये जेंडर वाइज्ड थॉट है और आप भेदभाव कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। अगर आप मार्क्स के आधार पे ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो एक एक ग्रुप में आ जाएंगे और जो पढ़ने में थोड़े पिछड़े हुए बच्चे हैं वो अलग ग्रुप में आ जाएंगे। इससे उनके अंदर हीन भावना आएगी। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी हट जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। केवल 2 समूह बनाएं तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उन ग्रुप्स में हो जाएंगे, जिस कारण से सभी लोगों को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का अच्छी तरह से मौका नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? प्राइमरी लेवल पे जो ईवीएस की बुक है, इनमें से कौन सी विशेषता है जो उसमें नहीं होनी चाहिए? पहला है, यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश को एक एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। सेकंड ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। थर्ड है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। और चौथा जो है वो है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, अमूर्त अवधारणाएं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चे जिनके बारे में जानते नहीं हैं या उनको वास्तविक जीवन से उन प्रक्रियाओं से नहीं जुड़े होते हैं। जैसे कि आप मैथ्स में कोई चीज़ पढ़ाएं, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI = P/R/T। ये अब P/R/T/100, ये बच्चे के लिए एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, वो ये नहीं जानता P/R/T क्या है, क्योंकि वो है इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ पाया है। तो ये अमूर्त अवधारणाएँ प्राइमरी लेवल पे आप बच्चों को नहीं बता सकते। इस कारण से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? NCF 2005 है, उसमें किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है? इन 4 ऑप्शन में से वह हमें चुनना है।
पहला है विषय अनुसार उपागम, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार अप्रोच अपनाई जाए। सेकंड जो है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, बच्चों को जो आप सिखा रहे हैं उनको उनके एक्सपीरियंस से जोड़ें। तीसरा है हस्तपरक क्रियाकलाप, यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जो बच्चे जिनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और चौथा जो है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो एनसीएफ में तकनीकी शब्दावली के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, इस कारण से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है। प्राइमरी लेवल पे आप बच्चों को मैपिंग सिखा रहे हैं और उसके लिए इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। दूसरा है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। तीसरा है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। और चौथा ऑप्शन है स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो बच्चों को मानचित्र बनाना सिखाने के लिए आपको स्थानों की समझ, स्थिति की सापेक्ष यह होना चाहिए। सेकंड जो है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ भी होनी चाहिए। थर्ड जो है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ भी होना चाहिए, वरना मैपिंग नहीं सीख पाएंगे। फोर्थ जो ऑप्शन है पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। ड्राइंग बनाने का मानचित्र बनाने से कोई संबंध नहीं है, इस कारण से हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। प्राइमरी लेवल पे इन्वायरमेंटल की टीचिंग के लिए इनमें से कौन सा उद्देश्य है जो संबंधित नहीं है। पहला है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। दूसरा है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। देखिए यहाँ पे एक टर्म आई है रटकर याद करना, ये मैं आपको शुरू से ही मेरे जो वीडियो हैं मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि याद करना या रट के याद करने को कभी भी शिक्षा शास्त्र में प्रमोट नहीं किया जाता है। इस ऑप्शन को आप देखते ही हटा सकते हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका यहीं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ईवीएस की जो प्रकृति है वो किस चीज़ का समर्थन नहीं करती। पहला है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, या चौथा बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चे कम गलतियाँ करें। अगर इस चीज़ का समर्थन पर्यावरण अध्ययन करेगी तो बच्चे सीखेंगे कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं। जैसे अगर बच्चा चलना सीख रहा है तो वो बार बार गिरता है, उसके बाद ही वो चलना सीख पाता है। सेम ऐसा ही पढ़ाई के दौरान भी होता है। अगर बच्चा कोई कॉन्सेप्ट या किसी चीज़ को बनाना सीख रहा है, मान लीजिए आप ए को भी बनाना सीख रहा है वो, तो वो गलतियाँ करेगा और करते करते सीखते हुए वो ए को सही तरीके से बनाना सीख जाएगा। तो इस तरीके से यह वाला जो कथन है ऑप्शन नंबर 2 बच्चे कम गलतियाँ करें, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। एक टीचर हैं क्लास 4th में, वो पौधे पाठ को पढ़ा रही हैं और उन्होंने इस प्रकार की जो नीचे एक्टिविटीज़ दी हैं वो आयोजित करी। पहली है समूहों में पत्तियों का संग्रह करना। दूसरा है पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अब इन गतिविधियों में कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए टीचर को ज़्यादा उस बात पर जोर नहीं देना चाहिए। पहला है बच्चों को परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। दूसरा है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। देखिए दोबारा यहाँ पे याद करने की बात आ गई है, मैंने आपको ऊपर भी बोला था इस तरीके के ऑप्शंस हट जाते हैं, आप डायरेक्टली इनको चुन सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। चौथा है बच्चों में निरंतर गतिविधियों में लगे रहना। ये बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो पॉजिटिव हैं, इस कारण से हमारा आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को जब असेस कर रही है ईवीएस की एक टीचर, तो उनको क्या नहीं करना चाहिए असेसमेंट के दौरान। पहला है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। दूसरा है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना।
तीसरा है शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और चौथा है बच्चों के कार्य को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पे देखिए कुछ पक्ष बोले गए हैं, मतलब कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट को नहीं देखेंगे बच्चे के, बल्कि कुछ ही चीज़ों को नोटिस करेंगे और उसके आधार पे आप उसके मूल्यांकन को कर लेंगे, जो कि एक गलत चीज़ है। आपको बच्चे के असेसमेंट के दौरान उसके सभी पक्षों को देखना होगा, तभी वह अच्छे तरीके से उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर समुदाय जो है वो सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन बताया गया है। वो क्यों है, मतलब कि हमारी सोसाइटी सीखने सिखाने के लिए कैसे एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर 1 है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के लिए अवसर देता है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। ऑप्शन नंबर 3 है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। और चौथा है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। और उसका रीज़न ये है कि समाज में से अगर बच्चा जब सीखता है तो वो उसके दैनिक जीवन में होने वाली प्रक्रियाओं या जो ज़रूरतें उसकी होती हैं उनकी स्थितियों में वह स्वयं को देखकर सीखता है। मतलब वो रियल टाइम लर्निंग होती है, वो उसके जीवन में आगे चल के उसको उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपको एक नई जगह अपॉइंट किया जा रहा है और आप ईबीएस की टीचिंग कर रहे हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहले से पाठ्य योजना तैयार करना, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, या शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आप अपने स्टूडेंट्स का सोशियो कल्चरल प्रोफाइल बनाएंगे, ताकि आप उनके बारे में जान सकें कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, सोशल कंडीशंस कैसी हैं, ताकि आप उनको अच्छी हेल्प प्रदान कर सकें, बेहतर तरीके से सीखने में मदद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियों को प्रभावशाली माना जाता है पर्यावरण पढ़ाने के लिए। तो उसके पीछे कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, या सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। सी जो है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या करती है। अभी ऊपर ही मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें आपको बताया था कि अमूर्त अवधारणाएं जो हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, उनको हम बच्चों को प्राइमरी लेवल पे नहीं सिखाते हैं। वो अपर प्राइमरी लेवल या मिडिल लेवल की चीज़ें हैं, वहाँ पे जाके बच्चे अमूर्त अवधारणाओं को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? आप क्लास 5 के एक टीचर हैं और वहाँ पे आपको ईंधन पढ़ाना है, और उसके लिए इनमें से कौन सी सबसे बेहतर टीएलएम के रूप में आप यूज़ करेंगे? पहला है पाठ्य पुस्तक, दूसरा है संदर्भ पुस्तकें, तीसरा है पोस्टर और चौथा है समाचार पत्र। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है समाचार पत्र। और उसका रीज़न ये है कि जब आप समाचार पत्र के माध्यम से ईंधन पाठ को पढ़ाएंगे तो बच्चों को उस ईंधन के बारे में वास्तविक जीवन में उसका कैसा प्रभाव है, उसके लाभ, उसकी हानियाँ, उसकी उपलब्धता के बारे में ज्ञान हो पाएगा, और वो भविष्य में उनको बहुत ही काम आने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फ़ोल्डर में डाल दें। इन फ़ोल्डरों को खालिस्तान कहा जा सकता है। टीचर बच्चों को कहती हैं कि उनके जो कार्यपत्रक या अवलोकन रिपोर्ट हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, या उनके जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, उनको एक फ़ोल्डर में डालना है, और उस फ़ोल्डर को कहा जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो जनरली एक फ़ाइल का नाम होता है जिसमें बच्चों के साल भर में की गई गतिविधियाँ, उनकी रिपोर्ट्स को एकत्रित करके एक फाइल के रूप में बना के रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने के खालिस्तान उद्देश्य हो सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि सुनीता अंतरिक्ष में पाठ को शामिल किया गया, उसका एम क्या है उसको शामिल करने का? पहला है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है।
दूसरा है यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। चौथा है यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। और चौथा है यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझाने में मदद करती है। तो यहाँ पे पहली जो चीज़ है, पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा, यानी कि दोबारा से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जिससे बच्चा वास्तविक रूप से नहीं जुड़ा हुआ है। इस कारण से हम जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी। यहाँ पे हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।